एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज वो, बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज वो, क्लास में करता टॉप ऐसा था ब्रेव वो। सीए बनने की मन में उसने ठानी थी, अपने हाथों लिखी अपनी कहानी थी। मेहनत और लगन से करके दिखाया था, बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, पर महंगी पढ़ाई से परेशान था। इसी वजह से शुरू किया स्टडी एट होम। Study, study, study at home. Study, study, study at home. Study, study, study at home. देश के लिए कुछ करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था। भारत को पढ़ाना था, कम फीस में उनको काबिल बनाना था। देखते ही देखते मुकाम वो पा गया, बनारस का बंदा देखो भारत में छा गया। ग्लोबल टीचिंग में इनका बड़ा नाम है, लाखों बच्चों की देखो ये जान है। सोनू सूद ने दिया इनको IFA अवार्ड था, योगी सरकार से मिला इनको रिवॉर्ड था। मोदी से मिला इनको सम्मान है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड पर लिखा अपना नाम है। बनारस का बंदा देखो दिलों पे छा गया, जानना चाहोगे क्या तुम क्या उसका नाम है? राज के अग्रवाल इनका नाम है, राज के अग्रवाल इनका नाम है। We are starting with chapter Electronic Way Bill. In short, we call it as E-Way Bill. E-Way Bill is basically a document which evidences movement of goods. अगर आपका goods move कर रहा है, it has been removed from your place, तो उसका जो evidence है वो क्या है? E-Way Bill. E-Way Bill एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप GST की वेबसाइट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? उसमें आप गुड्स जो मूव करा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं और ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं जो इसे मूव कराएगा। और इस डॉक्यूमेंट को निकालने के बाद जीएसटी की वेबसाइट से ही आप गुड्स को मूव करा सकते हैं। मतलब अगर आपका गुड्स रिमूव हो रहा है तो इसकी जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी है। आपने क्या माल रिमूव किया है, किस ट्रांसपोर्टर से रिमूव किया है, ये सारी जानकारी सरकार के पास है। अब ये डॉक्यूमेंट निकालना जरूरी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं निकालेंगे तो गुड्स रिमूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कहीं भी माल आपका पकड़ा जाता है बिना ई-वे बिल के, मतलब माल आपका निकल गया और रास्ते में कहीं पकड़ा जाता है बिना ई-वे बिल के, तो आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी है। जितने रुपए का माल उतने रुपए की पेनाल्टी। और तो और कोई ट्रांसपोर्टर आपकी मदद भी नहीं करेगा इसमें, वो बिना ई-वे बिल के ले जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसकी ट्रक पकड़ी गई तो उसकी ट्रक सीज हो जाएगी। तो भला ट्रांसपोर्टर थोड़े से किराए के लिए अपनी ट्रक क्यों सीज कराएगा? तो क्या वो ई-वे बिल के बिना आपका माल रिमूव करेगा? नहीं। सरकार ये चाहती है कि अगर जम्मू कश्मीर से माल निकलता है, कई स्टेट घूमता है, नाचता है और कन्याकुमारी में जाके कंज्यूम होता है, तो मुझे उन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो जीएसटी रिजीम ऐसा बनाया गया है जिसमें हर मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में सरकार को जानकारी है। और ऑटोमेटिक जैसे ही आप गुड्स को रिमूव करते हैं और उसके लिए ई-वे बिल नाम का डॉक्यूमेंट वेबसाइट से निकालते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपने अपनी सेल सरकार को रिपोर्ट कर दी। पता है जीएसटी रिजीम में जो सबसे बड़ी परेशानी व्यापारियों को थी वो किसकी थी? ई-वे बिल। जीएसटी रिजीम जैसे ही आया तो सबसे बड़ी समस्या जो व्यापारियों को दिख रही है वो क्या है? ई-वे बिल। एज बिकॉज जब जब माल रिमूव होगा एक सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर का, अभी चर्चा करेंगे जब डिटेल चर्चा होगी इस पे, कि अगर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा का आपका माल मूव होता है तो ऐसे में आपको ई-वे बिल निकालना पड़ेगा। जब सोचिए दिन भर में न जाने कितनी बार हम गुड्स को रिमूव करेंगे, हर बार
इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पे जाएंगे और ई वे बिल निकालेंगे। हम उस देश में रहते हैं जहां पे जियो का कनेक्शन तो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी शायद जियो के बाद बहुत आसान हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। और जब सोच के देखिए कि अगर वेबसाइट मुझसे खुल नहीं पा रही है, मैं ई वे बिल निकाल नहीं पा रहा हूं, तो गुड्स मूव नहीं होगा, मेरी दुकान आज बैठी की बैठी रह जाएगी, मैं धंधा नहीं कर सकता क्योंकि जीएसटी की वेबसाइट नहीं चल रही है। व्यापारियों को एक दूसरी समस्या भी थी, पता है, जब ओरिजिनली जीएसटी आया था तो क्या था, महीने में एक बार रिटर्न अपलोड करनी होती है जो जीएसटी की, वो नहीं अपलोड हो पाती थी, सर्वर पे इतना लोड हो जाता था जो महीने में एक बार करनी होती थी। अरे ई वे बिल तो एक एक व्यापारी को दिन भर में 100 निकालने हैं, जब जब सेल करेंगे तब तब निकालेंगे, तो एक एक व्यापारी न जाने सैकड़ों ई वे बिल दिन भर में निकाल रहा है। कहां एक व्यापारी महीने में एक रिटर्न अपलोड कर रहा था जो सर्वर लोड नहीं ले पा रहा था। तो ये भी समस्या हो रही थी कि पता नहीं ई वे बिल प्रॉपरली निकल पाएगा कि नहीं, क्या ई वे बिल का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जब आया तो उसके कुछ समय बाद ई वे बिल को एक बार के लिए लाया गया, लेकिन इमीडिएटली सरकार ने उसे विड्रॉ भी कर दिया। फाइनली उसके बाद दोबारा ई वे बिल फिर से लागू किया गया 1/4/2018 से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, उस समय ई वे बिल को लागू नहीं किया गया था। ई वे बिल बीच में कुछ समय के लिए लागू किया गया, लेकिन कुछ ही दिन में इतनी बड़ी परेशानी को देखते हुए ई वे बिल को ड्रॉप कर दिया गया। और फिर फाइनली ई वे बिल कब से आया, 1/4/2018 से। ठीक है, तो क्या है ई वे बिल का कानून, कब निकालना होता है, किसे निकालना होता है, ये इंफॉर्मेशन किसे फिल करनी है, ये सारी जानकारी आइए इस चैप्टर में लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ई वे बिल, ई वे बिल provisions made effective from 1/4/2018. It has been made effective from 1/4/2018. Although GST कब से आया, 1 जुलाई 2017 से। Section 68 of the CGST Act stipulates that the government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount. क्या कहता है, गवर्नमेंट में रिक्वायर पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। पर्सन इन चार्ज का मतलब होता है ड्राइवर, ऑफ अ कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है व्हीकल। ये क्या है, मे रिक्वायर ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, मतलब अगर ट्रक है तो ट्रक वाला। कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स लेके जा रहा है, एक्सीडिंग सच अमाउंट, एक्सीडिंग सच अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा का माल अगर एक ट्रक वाला लेके जा रहा है, ठीक है, और ये अमाउंट क्या है पता है, ₹50,000, 50,000 रुपए से ऊपर का माल। एज मे बी स्पेसिफाइड टू कैरी विथ हिम सच डॉक्यूमेंट, तो सरकार कहती है तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे अपने पास, सच डॉक्यूमेंट एंड सच डिवाइसेस, सच डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, सच डिवाइसेस रखनी पड़ेगी। हालांकि डिवाइसेस अभी लागू नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी चर्चा हो रही है जीएसटी रिजीम में, कि वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक लगानी पड़ेगी जिससे ट्रक कहां कहां जा रहा है ये पता चलेगा, वो डिवाइस ट्रेस करके बताएगी। ठीक है, ये किस तरीके की डिवाइस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जैसे आप इंडिया में मॉल्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैं अपना सामान ले लेता हूं एक ट्रॉली में, फिर उसके बाद कैश काउंटर पे जाता हूं, बिलिंग काउंटर पे जाता हूं, सारा सामान निकालता हूं, बंदा बिलिंग वाला बिलिंग करता है और उसके बाद मैं लेके सामान पेमेंट करता हूं, निकल जाता हूं। मैं आपको बताता हूं अमेरिका वगैरह में किस तरीके के मॉल हैं। दे आर एम्प्लॉयलेस, कोई काम नहीं करता वहां, पूरा मॉल चल रहा है, पूरी शॉप चल रही है, एक भी एम्प्लॉय नहीं है, यस, एक भी काम करने वाला बंदा नहीं है। कैसे चलता है वो मॉल या कैसे चलती है वो शॉप, मैं बताता हूं। शॉप में सामान लगा हुआ है, आप कस्टमर हैं, आप जाइए ट्रॉली में अपना सामान भरिए, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, बिलिंग काउंटर पे आइए, खुद से एक एक आइटम को स्कैन कर दीजिए, ठीक है, आपकी बिल तैयार हो जाएगी और उतना ही पेमेंट, एक काउंटर है वहीं पे, जैसे एटीएम मशीनें होती हैं जिसमें आप पेमेंट डालते हैं, उसी तरीके का काउंटर है, वहीं पे आप अपनी पेमेंट डालिए और सामान लेके बाहर निकल जाइए। तो जब भी मैं इंडिया में ये बात किसी को बताता हूं ना, तो बच्चों के मन में आता है कि सर फिर तो मैं क्या करूंगा, एक दो आइटम छोड़ दूंगा स्कैन करना, ठीक है, कुछ आइटम की स्कैनिंग करके पेमेंट कर दूंगा, कुछ आइटम छोड़ दूंगा स्कैन करने को और वो लेके चला आऊंगा। क्या आप लेके वो आ पाएंगे? नहीं।
अगर आपने कोई भी आइटम बिना स्कैन किए निकले तो पता है वो सिग्नल देने लग जाएगा, और आप उस सामान को जहां तक लेके जा रहे हो वो पूरा ट्रेल बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके साथ है। ठीक है, इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं अमेरिका में, जिससे बेसिकली आप लेके सामान जा नहीं सकते जब तक आपने पेमेंट नहीं की। अगर आपने उसको स्कैन नहीं किया, पेमेंट नहीं की है, तो आप माल अगर लेके जा रहे हैं तो निश्चित है पहले तो ग्रेट सिग्नल देगा, आप तेजी से भाग जाते हो कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो पुलिस आपके घर तक भी पहुंच जाएगी। रीजन बीइंग कि उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस इस तरीके से इंबेडेड है कि आप फिर उस सामान को लेके बिना सिग्नल, जिसपे भी आपने बेसिकली स्कैन नहीं किया है, उस माल को आप जहां तक लेके जाओगे ये बात ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, छोड़ दीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए, ये बात मैंने क्यों बताई उस पर्पस को समझिए। RFID नाम का एक डिवाइस होता है। क्या होता है वो डिवाइस? RFID। यही डिवाइस आपको क्या करनी है ट्रक में, ये गवर्नमेंट हमारी सोच रही है। अब हिंदुस्तान में ये सब चीज कितनी सक्सेसफुल होती है, लेट्स सी, कि ट्रक में ये डिवाइस लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, और जो भी गुड्स ई-वे बिल वगैरह है वो उसी डिवाइस से मैप कर दिया जाएगा, तो पता चलेगा कि वो माल कहां मूव कर रहा है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यूपी से लेके पंजाब जा रहा हूं, वो डिवाइस खुद ही यूपी से लेके पंजाब ट्रक कहां गई है वो खुद ही डिवाइस बताएगी, और अपने आप ये बात क्लियर हो जाएगी कि माल कहां पहुंचा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का गवर्नमेंट का भी प्लानिंग है। अभी ये डिवाइसेस आई नहीं है, कानून में ये बात लिखी हुई है कि हम लोग डिवाइसेस भी लाने की बात करेंगे और ट्रक वाले को डिवाइसेस लगानी पड़ेगी। तो आज की डेट में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, और ये डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली इनवॉइस कैरी करना पड़ता है और ई-वे बिल कैरी करना पड़ता है, और डिवाइस का मतलब है RFID। अभी ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, as may be prescribed. Section 1, Rule 138 of the CGST Rules 2017 prescribes e-way bill as the document to be carried for the consignment of goods in certain prescribed cases. What is e-way bill? अब e-way bill क्या होता है? A way bill is a receipt or a document issued by a carrier. Issued by a carrier का मतलब ट्रक वाला, giving details and instruction relating to the shipment of a consignment, जिसमें वो shipment of consignment की डिटेल देगा, and the details include name of the consigner। उस डिटेल में क्या होगा, ई-वे बिल में क्या क्या होता है, कंसाइनर जो माल भेज रहा है उसका नाम पता, कंसाइनी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट कहां से शुरू होगा मतलब कहां से उठाना है, इस डेस्टिनेशन कहां पे ले जाना है, एंड रूट किस रूट से ले जाना है। तो क्या क्या होता है ई-वे बिल में बच्चों, फिर से बात करता हूं, जो माल भेज रहा है उसका नाम कंसाइनर, जो माल पाएगा उसका नाम कंसाइनी, माल कहां से उठाना है दैट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन, एंड इट्स डेस्टिनेशन मतलब माल कहां पे पहुंचाना है और किस रूट से माल जाएगा। ये पूरी जानकारी ई-वे बिल में होती है, जो कौन फर्निश करता है, ट्रक वाला, द ट्रांसपोर्टर। हम ऑलवेज ट्रक वाला बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो ट्रक वाला हो, वो छोटी व्हीकल भी हो सकती है, मोटराइज्ड व्हीकल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ई-वे बिल वगैरह की आवश्यकता रिक्शा से माल, अगर ट्रॉली से माल जा रहा है तो वहां पे नहीं होती है। प्लीज लेट मी रिपीट अगेन, अगर माल रिक्शा से या फिर ट्रॉली से जा रहा है तो फिर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। ई-वे बिल की आवश्यकता तभी है जब माल मोटराइज्ड व्हीकल से जा रहा है। ठीक है, Electronic way bill is a compliance mechanism wherein by way of digital interface the person causing the movement of goods upload the relevant information prior to the commencement of movement of goods and generate e-way bill on the GST portal. In other words, e-way bill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी के पोर्टल पे ही बनाया जाता है, मतलब इसी पोर्टल पे क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन सारी फीड करके ये डॉक्यूमेंट निकाल लिया जाता है और सरकार को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यहां से माल उठकर यहां पे जाने वाला है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई-वे बिल? ई-वे बिल का फायदा क्या है? देखिए, ई-वे बिल से फायदा तो है। पहले क्या होता था, हर चेक पोस्ट पे माल को रोका जाता था, ट्रक वालों को रोका जाता था, पूरा पूरा माल चेक होता था। अब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो रैंडम चेकिंग होगी। हर कोई ई-वे बिल निकाला है, ठीक है, 10 ट्रक में, 20 ट्रक में, 25 ट्रक में एक ट्रक को चेक कर लिया जाएगा कि भैया देखो, दिखाओ जल्दी से ई-वे बिल। तो बस अब पता है सबको कि ई-वे बिल किसी का भी नंबर आ सकता है और चेक हो सकता है, तो हर कोई डर के मारे ई-वे बिल रखेगा अपने पास, ठीक है, और ई-वे बिल में सारी जानकारी होगी। और उसको यह भी मालूम है कि अगर मेरी ट्रक रोकी गई, ई-वे बिल दिखाया जाएगा, तो ई-वे बिल में जो जो मैंने लिखा है
जो जो माल लिखा है कि मैं लेके जा रहा हूं वो चेक किया जाएगा कि ट्रक में वो माल है कि नहीं है। हो सकता है ट्रक में कम माल हो, ज्यादा माल हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 लाख रुपए का माल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है लेकिन में ई-वे बिल निकाला गया है 5 लाख रुपए का, ताकि 5 लाख रुपए का माल बिना जीएसटी के निकल जाए, तो चेक भी किया जाएगा, रैंडम चेकिंग भी होगी। हालांकि अब सिंस हर ट्रक की चेकिंग नहीं होगी, इसलिए जो समय लगता था ट्रक वालों का वो समय अब बचत होगी। अब ज्यादा से ज्यादा कम समय में ट्रक वाले काम कर पाएंगे। फॉलोइंग बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ई-वे बिल मैकेनिज्म। Physical interface to pave way for digital interface, resulting in elimination of state boundary checkpost. तो जो स्टेट बाउंड्री चेकपोस्ट पे माल को चेक किया जाता था वो सब परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा कह रहा है इट विल फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, माल जल्दी पहुंचेगा कहीं भी, भाई जगह जगह रोक रोक के माल चेक नहीं होगा तो जल्दी पहुंचेगा ही। तीसरा, it will improve the turnaround time of truck and help the logistic industry by increasing the average distance traveled, reducing the travel time as well as cost. कहता है कि वो टर्न अराउंड टाइम ऑफ द ट्रक इंप्रूव करेगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, और इससे पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम समय में एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे थे वो बढ़ जाएगा, और इससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो जाने से उनकी कॉस्ट सेविंग होगी, अल्टीमेटली प्रॉफिट उनका ज्यादा होगा, तो पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। ई-वे बिल इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी EWB 01। अच्छा, ई-वे बिल जनरेट कैसे होता है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है जीएसटी EWB। EWB शॉर्ट फॉर्म भी हो गया ई-वे बिल, याद रखिएगा, जीएसटी EWB ई-वे बिल का शॉर्ट फॉर्म 01, ये भरना है, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। ये जो जीएसटी ई-वे बिल 01 ये फॉर्म भरना है, इसके दो पार्ट होते हैं इस फॉर्म में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है इसमें पूरी गुड्स की डिटेल डाली जाती है, कौन सा माल जा रहा है, ठीक है, मतलब माल क्या है, आइटम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, सारी चीजें, मतलब गुड्स रिलेटेड सारी डिटेल। और पार्ट बी, ये पार्ट बी है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल मतलब कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी ले जा रही है, ट्रक नंबर क्या है, ये भी। अब जैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पास सैकड़ों ट्रक है, ठीक है, अब वो कौन सी ट्रक से आपका माल भेजेंगे पता नहीं है, क्लियर भी नहीं है, ठीक है, तो जब वो माल निकालेंगे तो उसी समय तुरंत पार्ट बी भरेंगे, क्योंकि ट्रक का नंबर वगैरह भी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। आइए, ई-वे बिल इज जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी EWB 01 ऑन द कॉमन पोर्टल। It is important to note here that the common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is www.ewaybillgst.gov.in। जैसा नोट कर लीजिए, वेबसाइट कौन सी है जहां से ई-वे बिल निकालना है, ewaybillgst.gov.in, मैनेज्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको मैनेज कौन करती है, इसको मैनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। हालांकि जो जीएसटी की अपनी वेबसाइट है जिसपे हम रिटर्न वगैरह अपलोड करते हैं वो वेबसाइट है gst.gov.in, ठीक है। वेरएज, आइए आगे पढ़ाते हैं आपको। Whereas the common GST electronic portal for facilitating registration, payment of taxes, furnishing of return, computation, settlement of IGST, ये सब होता है gst.gov.in पे। और gst.gov.in मैनेज कौन करता है, GST नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, और ये कंपनी है, ठीक है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की इक्विटी है। इट्स अ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इक्विटी, मतलब ये प्योर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट इक्विटी दोनों है। और जबकि ई-वे बिल gst.gov.in ये जो वेबसाइट है ये प्योरली किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रहेगी ये बात। ई-वे बिल जिस वेबसाइट से निकल रहा है वो प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हालांकि जो दूसरी वेबसाइट है जो जिसपे हम ज्यादातर काम अपना करते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह, रिटर्न फर्निशिंग, सब कुछ, वो वेबसाइट जो है वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट इक्विटी है और उसका वेबसाइट का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क।
incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act 2013 as notified by, ये छोड़ दीजिए, section 8 of the Companies Act 2013 as notified by notification number 9 by 2018 CT dated 23/1/2018. The facility of generation, cancellation, updation and assignment of e-way bill shall be made available through SMS to the supplier, recipient and the transporter as the case may be. अच्छा, जब भी ई-वे बिल निकाला जाता है ना, तो ई-वे बिल जनरेट हो गया, ये इंफॉर्मेशन एसएमएस के जरिए तीनों को आती है, सप्लायर को भी मिलती है तुरंत, रेसिपिएंट को भी मिल रही है और ट्रांसपोर्टर को भी मिल रही है। ठीक है, मतलब कौन बना रहा होगा ई-वे बिल? बना तो कोई एक रहा होगा, जिम्मेदारी किसकी है ये भी अभी चर्चा होगी। मेन जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सप्लायर रेसिपिएंट में से भी कोई बना रहा हो। अभी छोड़ देते हैं इस बात को। बनाएगा कोई भी, एसएमएस के जरिए इंटीमेशन तीनों को जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसमें सबकी है, कंसाइनर की भी है, कंसाइनी की भी है और ट्रांसपोर्टर की भी है। ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी की इंफॉर्मेशन पार्ट ए में है, जब माल की इंफॉर्मेशन जहां पे रहती है वहीं पे कंसाइनर कंसाइनी की इंफॉर्मेशन है, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की सारी इंफॉर्मेशन है। तो होता क्या है कि कोई भी इसको भरे, इंफॉर्मेशन तीनों को पहुंच जाती है एसएमएस के जरिए। ठीक है ये बात। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मोड्स लाइक वेब, ऑनलाइन। अब वेबसाइट पे ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल, एंड्रॉयड ऐप के जरिए जनरेट कर सकते हैं, एसएमएस के जरिए भी जनरेट कर सकते हैं। बस आप एक एसएमएस के लिए ई-वे बिल जनरेट हो जाएगी यूजिंग बल्क अपलोड टूल एंड एपीआई बेस्ड साइट टू साइट इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी कंपनियां हैं कि एक साथ कई सारी ई-वे बिल जनरेट करने का वो सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। भाई आपने 10 बिल काटी, अब जिसके यहाँ दिन भर सैकड़ों माल निकल रहा है, सैकड़ों बिल बन रही है, हजारों बिल बन रही है, वो बंदा एक एक थोड़ी ना ई-वे बिल निकालता रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया कि फटाफट वो इंटीग्रेटेड है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर पे डालते हैं, वो खड़ा से ई-वे बिल को इंटीग्रेट किया हुआ है, उस वेबसाइट से सीधे ई-वे बिल प्रिंट होकर निकल जाता है। तो कह रहा है ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। E-way bill system has been introduced for interstate movement of goods across the country from 1/4/2018. For interstate movement of goods, E-way bill system has been introduced in phased manner. E-way bill system introduce किया गया है interstate movement of goods के लिए from 1/4/2018, और इंट्रास्टेट मूवमेंट मतलब विद इन स्टेट। इंटरस्टेट के लिए तो 1/4/2018 से सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई अगर यूपी का माल बिहार में जाएगा तो ई-वे बिल निकालना है, लेकिन इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट तो हर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया माल स्टेट के अंदर अगर जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि कब से ई-वे बिल लागू करना है। तो हर स्टेट ने धीरे 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 करके लागू कर दिया। ठीक है, कोई 2 दिन आगे, कोई 2 दिन पीछे, इस तरीके से इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए भी स्टेट ने लागू कर दिया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेट दी थी 1/4/2018 वो किसके लिए थी? इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए। और इंटर स्टेट के लिए राज्य सरकार को कहा कि तुम लोग डिसाइड कर लो अपने से कब से तुम्हारे यहां चालू करना है। ठीक है, बेसिकली देखिए जनरली माना भी ये जाता है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, वो बड़े व्यापारी होते हैं। मतलब ऐसा एज्यूम्ड है भाई कि यूपी का डीलर बिहार तक माल बेच देता है, मतलब बड़ा व्यापारी होगा ना। ठीक है, अगर हम छोटे व्यापारी होंगे तो अपने मोहल्ले में माल बेचते होंगे, बड़े व्यापारी होंगे तो कहां बेचते होंगे? दूसरे स्टेट में बेचते होंगे, और बड़े व्यापारी होंगे तो देश के बाहर भी बेच देते होंगे। स्वाभाविक सी बात है ना, कोई छोटा व्यापारी थोड़ी ना हिंदुस्तान से माल अमेरिका बेच दे रहा होगा। तो एक फंडामेंटल बात है, बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी का कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं दे रही है, लेकिन वो एक माइंड मेकअप है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इंटर स्टेट अगर तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 1/4/18 से हम मैंडेटरी कर देते हैं, बाकी जो इंट्रा स्टेट वाली कहानी है वो राज्य सरकार अपने से समझे, जब उनको लागू करना हो तो कर ले। और धीरे धीरे 2-4 दिन आगे पीछे सबने क्या किया, लागू कर दिया ई-वे बिल। When e-way bill is required to be generated, अब कब जनरेट करना है? क्या 1 रुपया का माल भी मूव करेगा? कोई मेरे यहां से डेयरी मिल्क चॉकलेट 10 रुपए की लेके जाएगी तो ई-वे बिल निकालना है क्या? नहीं। आइए देखिए ई-वे बिल कब निकालना है। Whenever there is movement of consignment value exceeding 50,000 रुपए से ऊपर का माल होगा तब ई-वे बिल निकालना है। इन रिलेशन टू अ सप्लाई, अगर आप सप्लाई कर रहे हो 50,000 रुपए से ऊपर का माल तो आपको क्या करना है? ई-वे बिल निकालना है। इन रिलेशन टू अ सप्लाई का मतलब है जब आप सेल कर रहे हैं। फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अच्छा सुनिए बड़ी मजेदार बात कह रहा है, अगर अदर देन सप्लाई है, माल मूव हो रहा है, अदर देन सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है तो भी ई-वे बिल निकालना है। क्या बता सकते हैं माल मूव हो रहा है और वो सप्लाई नहीं है, ऐसा कैसे? माल जॉब वर्कर को देते हो तो क्या वो सप्लाई होती है, जीएसटी लगता है? नहीं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल,
जब हम माल अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं तो वो भी सप्लाई नहीं होता है। पता है सप्लाई कब कही जाती है? जिस दिन सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर लेता है माल को, वो सप्लाई होती है। ठीक है, याद आ रहा है ना, सूरत का मैन्युफैक्चरर बनारस की दुकान पे आके साड़ी टांग दिया था, तो उसने जब माल आके बस टांग दिया था तो क्या वो सप्लाई है? नहीं, वो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है, दिस अदर देन सप्लाई। ठीक है, ई वे बिल निकलेगा, सूरत से वो साड़ी कहां आई है? बनारस आई है, ई वे बिल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो सेल के केस में तो ई वे बिल निकालना ही है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, यानी जॉब वर्कर के केस में, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में ब्रांच ट्रांसफर भी सप्लाई नहीं होता विद इन अगर स्टेट है, ब्रांच ट्रांसफर इन सेम स्टेट, क्योंकि सेम स्टेट में तो हो सकता है हम सिंगल रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन पे माल ट्रांसफर हो रहा है, तो ये अदर देन सप्लाई है। हाँ, हालांकि याद रखिएगा ब्रांच ट्रांसफर अगर दूसरे स्टेट में कर दिए या सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो दो रजिस्ट्रेशन आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाती हैं, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच अगर माल जाता है तो वो सप्लाई कहलाता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो हमने बहुत साफ साफ लिख दिया है ब्रांच ट्रांसफर इन सेम स्टेट, सिंगल रजिस्ट्रेशन वाला केस, इन सब में भी ई वे बिल निकलेगा ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है माल, तो अनरजिस्टर्ड बंदा है, वो ई वे बिल निकालने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, अब जिम्मेदारी मेरी है। तो देखिए, मैं माल भेज रहा हूं, मैं एक रजिस्टर्ड बंदा हूं, माल बेच रहा हूं, तो ई वे बिल निकालूंगा। मेरा माल निकल रहा है लेकिन वो सप्लाई नहीं है, जैसे कि जॉब वर्कर के पास जा रहा है, ब्रांच ट्रांसफर में कर रहा हूं विद इन द सेम स्टेट, सिंगल रजिस्ट्रेशन पे, अप्रूवल बेसिस पे माल जा रहा है। ठीक है, सेल रिटर्न का केस भी यहीं पे आ जाएगा फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। अब मैंने माल बेच दिया तो ई वे बिल निकाला, अब माल वो सामने वाला कह रहा है मुझे माल नहीं चाहिए, तो मुझे माल वापस मंगवाना है, सेल रिटर्न के केस में फिर ई वे बिल निकालूंगा। ठीक है, और लास्ट में है कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड बंदे से माल खरीदता हूं तो मुझे ही ई वे बिल निकालना है। ठीक है, आइए आगे देखिए। The registered person who causes such movement of goods shall furnish the information relating to the said goods as specified in Part A of the Form GST EWB 01 before the commencement of such movement. The registered person who causes movement of such good, who causes such movement of goods. पता है इसका मतलब क्या होता है? Registered person who causes such movement of good. जो मूवमेंट ऑफ गुड्स करा रहा है वो रजिस्टर्ड बंदा, पता है किसकी बात हो रही है? ट्रक वाले की, ट्रांसपोर्टर की। जो मूवमेंट ऑफ गुड्स करा रहा है वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स भरेगा पार्ट ए में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेन जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है, ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को भरना है। अब देखिए, बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्टर बहुत पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, ट्रक वाला है बहुत पढ़ा लिखा है, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक दो ट्रक है उसके पास, ट्रक खुद ही चलाता है या एक आध ड्राइवर रख रखा है, गवर्नमेंट भी जानती है कि वो पढ़ा लिखा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने नियम तो बनाया कि ट्रक वाले को भरना है, लेकिन अगर ट्रक वाला नहीं भरता है तो ठीक है, जो माल बेच रहा है वो भरे, लेकिन ई वे बिल निकलना चाहिए, ये जरूरी है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, माल मूव होने के पहले पहले ई वे बिल भर दी जाएगी। It is important to note that the information to be furnished prior to commencement of movement of goods and it is to be issued whether the movement is in relation to supply or for reason other than supply. दो चीज कह रहा है कि बहुत जरूरी है, ध्यान देना। एक तो मूवमेंट, कमेंसमेंट और मूवमेंट के पहले पहले ई वे बिल निकल जाना चाहिए, और आप सप्लाई कर रहे हो कि सप्लाई नहीं कर रहे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ई वे बिल निकलेगा। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। अब ये मैंने बोला ना 50,000 रुपए से ऊपर का, एक्सीडिंग 50,000 रुपए, 50,000 रुपए से ऊपर का माल अगर होगा तो ई वे बिल निकालना है। तो 50,000 रुपया कैसे जोड़ा जाता है, कैसे देखा जाता है? टैक्स वैक्स जोड़ने के बाद, मतलब अब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो 48,000 प्लस इस पे जीएसटी है 5% का। ठीक है, 5% कितना होता है? 48,000 का 4800, 2400, तो ये कितना हो जाएगा? 50,400। तो ये माल पे ई वे बिल निकालना होगा, हम ये माल सप्लाई कर रहे हैं, ई वे बिल निकालना होगा। मतलब अब बात है ना कि भाई वैल्यू ऑफ गुड्स किसको बोला जाता है? इसको बोले
भाई बिना जीएसटी के तब तो 48,000 का माल है, ये कहेंगे। जीएसटी मिला के बोला जाए तब तो 50,000 से ज्यादा हुआ हो गया। तो कैसे देखा जाता है माल की वैल्यू, कौन सी बोली जाएगी यहां पे ई वे बिल के लिए? तो चलिए यही बताया जाएगा अब यहां पे कि कौन सी वैल्यू देखी जाती है। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। सेक्शन 15 याद है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, इसमें यही सब लिखा हुआ था। ठीक है। डिक्लेयर्ड इन एन इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई, जो कि इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई में या फिर डिलीवरी चालान में लिखा गया है। एज द केस में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट कंसाइनमेंट। ऑल्सो इंक्लूड्स टैक्सेस, सारे जीएसटी वाले टैक्सेस इंक्लूड होंगे, यानी कि ये जोड़ के 50 या 400 इस पे ये देखना है। यानी अगर ये वाला माल मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ई वे बिल निकालना पड़ेगा। ठीक है। Shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. Shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. क्या कहता है? अगर मान लो मेरी इनवॉइस में exempt सप्लाईज भी हैं, टैक्सेबल सप्लाईज भी हैं, ठीक है, तो क्या कहता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को एक्सक्लूड करके देखा जाएगा। सर एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब मैंने जो इनवॉइस किया उसमें टैक्सेबल आइटम भी है और एग्जेम्प्ट आइटम भी है, तो एग्जेम्प्ट आइटम को हटा के सिर्फ टैक्सेबल आइटम को ही देखा जाएगा। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ गुड्स कैसे देखा जाता है? अब आप पढ़ने जा रहे हैं जहां पे 1 रुपए का भी माल अगर आप सप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 रुपए का भी माल मूव करता है, सप्लाई वर्ड नहीं यूज करेंगे, एक, क्योंकि सप्लाई ना हो, सब में मूवमेंट ऑफ गुड्स में ई वे बिल की जरूरत होती है। ठीक है, तो वर्ड सप्लाई वाज रॉन्ग हियर। अगर आप 1 रुपए का भी गुड्स मूव करते हैं तो आपको ई वे बिल निकालना पड़ेगा। वैसी सिचुएशन देखने जा रहे हैं। Special situation where e-way bill needs to be issued even if the value of consignment is less than 50,000। 50,000 रुपए से कम के कंसाइनमेंट में भी ई-वे बिल निकलेगा। क्या है? पहला, इंटर-स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, where goods are sent by the principal located in one state or union territory to a job worker located in any other state or union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal of the job worker, of the job worker if registered irrespective of the value of consignment। क्या कहता है? कहता है कि अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेज रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेजता है तो ये सप्लाई नहीं होती है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डिलीवरी चालान के थ्रू ये माल जाता है। साथ में ई वे बिल मैंडेटरी है, तो आप ये याद रखिएगा, डिलीवरी चालान यहां पे डिलीवरी चालान लिख लीजिए जाता है, ठीक है, और प्लस ई वे बिल, और ये मैंडेटरी है ई वे बिल यहां पे। अब बेसिकली सरकार को टैक्सेस तो नहीं मिल रहा है, मूवमेंट तो पता चले कम से कम, ठीक है, ये मैंडेटरी है। दूसरा क्या? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आपको याद आ रहा है मैंने एक नोटिफिकेशन की चर्चा की थी आपसे कि मैं ज्वेलरी वगैरह बेचता हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हूं, कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचता हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हूं। तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में हम माल बेचते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं, और आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे मैं यूपी का व्यापारी हूं तो यूपी का रजिस्ट्रेशन तो है मेरे पास, लेकिन अगर मैं बिहार जा रहा हूं किसी मेले में, या बिहार में जा रहा हूं मैं किसी को माल दिखाने, और माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा पता नहीं, मैं घूम घूम के माल बेचता हूं अलग अलग स्टेट में, तो मैं बिहार अगर जा रहा हूं तो मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर कराना पड़ता है, और वो भी कम से कम 5 दिन पहले जाने के, और एडवांस बेसिस पे टैक्सेस जमा कर देना होता है। और जो व्यापारी घूम घूम के माल बेचते थे उनकी तो वॉट लग गई समझ लो। उन्होंने कहा कि जीएसटी आने से तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया, किसी भी स्टेट में मैं जाऊंगा तो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लूंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, और अंदाज पे एडवांस में टैक्सेस जमा करना होगा कि कितने रुपए का माल बिकेगा उस पे जीएसटी। अब ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी कभी स्टेट में दूसरे स्टेट में जाता हूं और 1 रुपए का माल बिकता नहीं है।
अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन की मुख्य जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि आप एस्टिमेट कीजिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी और उसे जमा कीजिए। अब व्यापारी कह रहा है भैया मुझे तो एकदम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कितने रुपए का माल बिक जाएगा, ये तो मेरे नसीब के ऊपर है। मैं कभी कभी जाता हूं 100 रुपए का माल बिकता है, कभी कभी 10 लाख रुपए का माल बिकता है, मुझे क्या पता कितने रुपए का माल बिकेगा। ऐसे व्यापारी बड़ी मुश्किल में थे ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले प्रोविजन की वजह से। तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई। अब देखिए गवर्नमेंट, देखिए जहां जहां भी मुश्किल हो रही है ना, गवर्नमेंट तुरंत उसको सिंप्लीफाई कर रही है। कानून तो बन गया, लेकिन होता क्या है ना, कानून बनाना और फिर जब उसको पालन करना होता है तो समझ में रियल में आता है कि कहां कहां मुश्किलें हैं। जब वो प्रैक्टिकल जब तक मार्केट में घुसता नहीं है ना, तब तक समझ में नहीं आता। जब मार्केट में लोग उसे अडॉप्ट करने लगते हैं तो समझ में आता है नहीं भाई ये चीज नहीं चल पाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, यहां तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो गवर्नमेंट ने उसी के लिए एक नोटिफिकेशन लाया कि आप छोड़िए, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बदले में आपसे क्या बोला था याद है कि डिलीवरी चालान पे माल को मूव करा दो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और अपनी बिल बुक लेके चले जाना। अब ध्यान दीजिए, मैं यूपी से बिहार जा रहा हूं, अपनी बिल बुक यूपी वाली लेके बिहार में चला जाऊंगा और कोई भी बिहार में उसे खरीदेगा माल तो मैं IGST लगा के बिल काट दूंगा। नहीं तो लॉ ये नहीं था, ये तो नोटिफिकेशन में आया। लॉ में तो ये लिखा हुआ था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लो, बिहार में जाओ और बिहार में जब माल बेचोगे तो CGST SGST बिहार वाला लगा के माल बेचना और वो टैक्स जमा कर देना बिहार में ही। ये था लफड़ा। गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया, कहा डिलीवरी चालान पे माल भेज दो, सप्लाई ये अभी है नहीं, जब वहां पे बेचोगे ना तब सप्लाई कहलाएगा और IGST लगा के माल बेच देना, सेम बिल बुक अपनी उठा के लेते जाओ। तो जब ये वाला माल मूव करेगा ना डिलीवरी चालान से, तो साथ में ई वे बिल मैंडेटरी है। यही बात यहां पे भी है, तो यही चीज यहां पे भी है, डिलीवरी चालान और ई वे बिल। ठीक है, अगली हेडिंग देखिएगा, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल। ई वे बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है मैंने आपको बता दिया है। हालांकि पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में सारी जानकारी गुड्स से रिलेटेड होती है और पार्ट बी में सारी जानकारी ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड होती है। एन ई वे बिल फॉर्म GST EWB 01 contains two parts, part A, part B. Part A to be furnished by a registered person who is causing movement of goods of consignment value exceeding 50,000. ठीक है। And part B, transport details to be furnished by a person who is transporting the goods. ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए क्या किया गया है। देखिए माल की जानकारी ज्यादा बेहतर किसको है? माल की जानकारी, ये पूरा फॉर्म एक जन भरने की बजाय 2 जन भरें कितना अच्छा रहेगा। माल की ज्यादा जानकारी किसको है? जो माल सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये भर देता है सप्लायर। ठीक है, और पार्ट भी छोड़ देता है। अब पार्ट भी कहता है ट्रांसपोर्टर तुम भर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदारी इसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? पूरा ट्रांसपोर्टर की भरने की। लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है कि पार्ट ए भर देता है सप्लायर और पार्ट बी कौन भर लेता है? ट्रांसपोर्टर। क्या पूरा का पूरा सप्लायर भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। पूरा ट्रांसपोर्टर भरेगा? बिल्कुल भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? लेकिन सिस्टम जो चल रहा है वो ये है कि पार्ट ए सप्लायर भर दे और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भर दे उसका। ठीक है। However, information part A may be furnished by the transporter. देखिए कह रहा है कि पार्ट ए की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर फर्निश करेगा ऑन एन ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन बाय एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ठीक है। अब फ्लिपकार्ट अमेजॉन में क्या होता है, फ्लिपकार्ट की मैं बात करता हूं। जैसे मैं सेलर हूं फ्लिपकार्ट पे, मैं माल बेचता हूं, तो मेरा माल जैसे ही फ्लिपकार्ट पे बिकता है तो फ्लिपकार्ट का कुरियर वाला बंदा मेरे पास आता है। ठीक है, और मैं उसे सामान दे देता हूं और वो ले जाता है कुरियर वाला और डिलीवरी कर देता है उसकी। तो डिस्पैच कराने की, ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी पूरी फ्लिपकार्ट की है। अगर मैं फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, मैं उस पर सेलर हूं, तो माल की सप्लाई मैं नहीं कराता। माल की सप्लाई की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लाई कराने की, ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की है। तो सिंस बी पार्ट कौन भरता है? फ्लिपकार्ट ही भरता है, तो फ्लिपकार्ट पूरा काम कर देता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ए और बी सब भर देता है। अब देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को पूरी जानकारी माल की है। क्यों है? क्योंकि उसी की वेबसाइट पे तो माल बिका है।
तो कौन सा माल बिका है, किस वैल्यू का बिका है, सब तो जानकारी है फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं कराती, सेलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं कराती, फ्लिपकार्ट खुद ही पूरा का पूरा भर देगी, यही बात लॉ में लिखी हुई है। ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर माल बिकता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्ट ए पार्ट बी सब कुछ भर देगा। ठीक है, और ऐसे जनरल एक बात कही गई कि अगर पार्ट ए ट्रांसपोर्टर भरना चाहे तो ट्रांसपोर्टर भर सकता है, ये जनरल बात यहां पे हो गई थी। तो बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर और द कोरियर एजेंसी, अगर मैं कोरियर के थ्रू माल भेज रहा हूं तो कोरियर वाला भी ई वे बिल क्या कर सकता है, भर सकता है। वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड और सप्लाइड थ्रू एन such e-commerce operator or a courier agency who is mandatorily required to generate e-way bill। e-way bill जनरेट करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट किसकी है? where the goods are transported by a registered person, whether as consignor or recipient of supply as the consignee। देख लीजिए किसकी जिम्मेदारी है। Whether in his own conveyance or a hired one or a public conveyance by road, the said person shall have to generate e-way bill by furnishing information in part B on the common portal। तो कह रहा है कि गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड बंदा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, भाई मैं एक रजिस्टर्ड व्यापारी हूं, मैं माल ट्रांसपोर्ट करा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहे कंसाइनर हूं चाहे कंसाइनी हूं, मेरे डायरेक्शन पे ट्रांसपोर्ट वाला माल मूव कराएगा। ऐसा भी तो हो सकता है मैं माल बेच रहा हूं इसलिए ट्रक वाले से बात किया कि एक काम कर मेरा माल पहुंचा दे, मैं माल खरीद रहा हूं इसलिए ट्रक वाले से बात किया कि मेरा माल ला दे। दोनों बात हो सकती है ना। ट्रक वाले से कौन बात करेगा? जिसको माल अपना भेजवाना है कहीं, जो माल बेच रहा है वो भी बात कर सकता है। मैं माल खरीद रहा हूं इसलिए भी तो ट्रक वाले से बात कर सकता हूं कि मैंने माल खरीदा है, दिल्ली से तुझे मेरा माल लाना है। हाँ भाई, सप्लायर माल नहीं पहुंचवाता है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो कह रहा है कि अगर एक रजिस्टर्ड बंदा ट्रक वाले को काम देता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो चाहे वो कंसाइनर है या कंसाइनी है, माल बेचने वाला है या माल खरीदने वाला है, वही क्या करेगा, ई वे बिल निकालेगा। अगर मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं, ट्रक वाले से बात कर रहा हूं, मैं माल बेचने वाला हूं या फिर माल खरीदने वाला हूं, अगर मैंने ट्रक वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, रजिस्टर्ड बंदा हूं मैं, तो मैं ई वे बिल निकालूंगा। दूसरी बात, where the goods are transported by railway or by air or vessel, अगर माल आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेलवे से, हवाई जहाज से, एयर से या फिर वेसल शिप से, the e-way bill shall be generated by the registered person being the supplier or the recipient who shall either before or the commencement of movement furnish information part B on the common portal। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर रेलवे से, एयर से या फिर वेसल से आपका माल जा रहा है, आप एक रजिस्टर्ड बंदे हैं, तो आप ही, चाहे आप रेसिपेंट है गुड्स के या फिर सप्लायर है गुड्स के, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको, रेलवे को, एयर को या वेसल को माल ट्रांसपोर्ट का, वही क्या करेगा, ई वे बिल निकालेगा। Where the e-way bill is not generated by registered person and the goods are handed over to the transporter for transportation of goods by the road। तरह एक रजिस्टर्ड बंदा है, ई वे बिल नहीं निकाला और ट्रांसपोर्टर को कहता है मेरा माल पहुंचा दे, तो क्या होगा? The registered person shall furnish the information relating to the transporter in part B on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter। तो वो क्या करे, अगर वो ई-वे बिल नहीं निकाल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कौन जनरेट कर देगा ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर देगा ऑन द सेट पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए। ठीक है ये बात। तो कुल मिला के क्या कहानी आपने सीखी, रजिस्टर्ड बंदा माल की मूवमेंट करा रहा है, वो ई-वे बिल निकाल देगा। अगर वो मूवमेंट नहीं निकालता है तो कौन निकाल देगा, तो ट्रांसपोर्टर निकाल देगा। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई-वे बिल, रजिस्टर्ड पर्सन, कंसाइनर और कंसाइनी। सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ट्रांसपोर्टर। बेसिकली है क्या, मैं आपको बताऊं, देखिए अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर को माल मूव नहीं कराना है अगर ईवे बिल नहीं निकला है तो, और अगर उसने मूव कराया तो उसकी ट्रक सीज हो जाएगी। देखिए मेन चक्कर यही है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर को ये रिस्क नहीं लेना है, वो देख ले कि कंसाइनर निकाल दिया है कि, और नहीं निकाला है कंसाइनी तो वो खुद निकाल ले। Above provision can be summarized as under: e-way bill is to be generated by the consignor or consignee if the transportation is being done in own or hired conveyance or by railway, air or vessel, ठीक है, or the transporter if the goods are handed over to the transporter for transportation by road, और अगर गुड्स रोड से मूव कराना है और ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर कर दिया गया तो ट्रांसपोर्टर निकाल देगा। When neither the consignor nor consignee generates the e-way bill and the value of goods is more than 50,000, it shall be the responsibility of transporter to generate it. अब वो ऐसा नहीं कह रही है सरकार कि नहीं निकाला तो माल नहीं जाएगा, वो कह रही है कि नहीं निकाला है कंसाइनी तो ट्रांसपोर्टर निकाले, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आके फिर यहां पे ठहर जाएगी, ठीक है। Other important points: where the goods are transported by railway, the railway shall not deliver the goods unless the e-way bill required under these rules is produced at the time of delivery. रेलवे अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो वो गुड्स की डिलीवरी नहीं देगी अगर उसको ई-वे बिल नहीं दिखाया गया तो। The registered person or the transporter may at his option generate and carry e-way bill even if the consignment is less than 50,000. अगर 50,000 रुपए से कम का माल है तो भी आप अपनी मर्जी से चाहो तो ई-वे बिल निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है लेकिन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। फिर where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered. सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपेंट रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं यहां पे ई-वे बिल कौन निकालता होगा, रेसिपेंट। द मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय सच रेसिपेंट इफ द रेसिपेंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड। तो यही कहा जाएगा कि मूवमेंट कौन करा रहा है, रेसिपेंट करा रहा है। और आपने ये लाइन पढ़ रखी है, वन हु कॉजेज द मूवमेंट, ठीक है, जो मूवमेंट करा रहा है वो क्या करेगा, ई-वे बिल निकालेगा। When is it not mandatory to furnish the detail of conveyance in part B? पार्ट बी भरने की आवश्यकता कब नहीं है? Explanation 2 to Rule 138(3) stipulates that e-way bill is valid for movement of goods by road only when the information in Part B is furnished. However, details of conveyance may not be furnished in Part B of the e-way bill where the goods are transported for a distance of up to 50 km within the state or union territory. अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर माल जा रहा है विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब अगर स्टेट बाउंड्री क्रॉस हो जा रही हो, 10 किलोमीटर जा रहा है तो भी पार्ट बी भरना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट के अंदर वो भी 50 किलोमीटर तक जा रहा है तो पार्ट बी मत भरिए, चलेगा। फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। माल क्यों जा रहा है? माल जा रहा है कंसाइनर की जगह से ट्रांसपोर्टर की जगह तक, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टर अपनी जगह से लेके माल निकलेगा, तो यहां पे पार्ट बी भरने की आवश्यकता नहीं है। माल अभी कस्टमर के पास नहीं जा रहा है, अभी माल कंसाइनर से कहां जा रहा है, ट्रांसपोर्टर के पास। From the place of business of the transporter finally to the place of the business of the consignee. माल ट्रांसपोर्टर की जगह से कहां जा रहा है, कंसाइनी की जगह पे जा रहा है। अगर 50 किलोमीटर तक जा रहा है तो ट्रक वाले की डिटेल की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यूनिक ई-वे बिल नंबर, हर ई-वे बिल का एक यूनिक नंबर होगा। Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number shall be made available to the supplier, recipient, transporter on the common portal. तीनों लोगों को ये एक नंबर मिल जाएगा, भेजने वाले को, माल पाने वाले को और ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, इसका क्या मतलब है? मुझे माल भेजना है ए से लेके ये सी प्लेस है, यहां पे जाना है माल, ठीक है। अब ट्रक वाला, मेरा जो ट्रक वाला है वो बेसिकली ए से लेके बी तक ले जाएगा एक ट्रक पे, ठीक है। फिर यहां पे एक दूसरी ट्रक होगी, ये वाली ट्रक आगे माल को ले जाएगी, मतलब पहले ए से बी आएगा माल, फिर बी से सी जाएगा, जबकि मुझे ए से सी माल यहां भेजना था, लेकिन ये दो ट्रक में माल जाएगा। तो अब कैसे इंफॉर्मेशन डाली जाएगी ई-वे बिल में, ठीक है। पार्ट ए तो भाई क्लियर है, वो तो सेम ही रहेगा, माल तो वही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की डिटेल बदल जा रही है ना, तो पार्ट बी के साथ क्या करना होगा उसकी चर्चा यहां पे की गई है।
where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided the information in part A, क्या कह रहा है, कंसाइनर या फिर रेसिपेंट जो भी पार्ट ए में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है या फिर ट्रांसपोर्टर shall before such transfer and further movement of good update the details of the conveyance in part B. कंसाइनर, कंसाइनी या फिर ट्रांसपोर्टर कोई भी पार्ट बी में जो कन्वेंस की डिटेल दी गई है उसे अपडेट करके फिर दूसरे ट्रक वाले को माल दिया जाएगा, कोई भी कर दे. Of the e-way bill on the common portal, the consignor or recipient who has furnished the information in part A or the transporter may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ई-वे बिल का नंबर वगैरह दे के वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को दे दे और उस ट्रांसपोर्टर से कहे तुम अपनी डिटेल डाल दो. अच्छा ये बताओ सबसे बढ़िया अपनी बारे में कौन डिटेल डाल पाएगा? मैं खुद डाल पाऊंगा या आप डाल पाओगे? मेरा नाम पता भरना है, ज्यादा अच्छा कौन भरेगा? आप भरोगे, मैं भरूंगा? मैं ही भरूंगा. तो कह रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं दूसरे ट्रक वाले को, ट्रक वाला क्या करेगा, वो ई-वे बिल नंबर दूसरे ट्रक वाले को दे देगा, कहेगा अपनी इंफॉर्मेशन तुम यहां पे भर दो. However, once the detail of the conveyance have been updated by the transporter in part B, the consignor or recipient, as the case may be, who has furnished the information in part B, shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter. Consolidated e-way bill. अब ये क्या चीज है consolidated e-way bill? मैं आपको बताऊं. मैंने ट्रक वाले को माल दिया 20,000 रुपए का, ई-वे बिल निकालने की आवश्यकता है? नहीं, 50,000 रुपए से नीचे के माल पे ई-वे बिल निकलता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है. किसी और बंदे ने, मैंने कितने का माल दिया ट्रक वाले को? ये रहा ट्रक वाला, देखो भाई ये रहा ट्रक वाला, मैं ए हूं, मैंने इसे माल दिया 15,000 रुपए का, मैंने कहा ले जाइए माल, ई-वे बिल निकाला? नहीं. बी, इसने दिया 25,000 रुपए का माल, क्या इसने ई-वे बिल निकाला? नहीं. सी, इसने दिया 10,000 रुपए का माल, क्या इसने ई-वे बिल निकाला? नहीं. डी, इसने दिया 20,000 रुपए का माल, क्या इसने ई-वे बिल निकाला? नहीं. ई, इसने दिया 40,000 रुपए का माल, क्या इसने ई-वे बिल निकाला? नहीं. लेकिन ये सारा माल मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रक में भरा है, अलग अलग लोगों ने दिया और सभी लोगों ने ई-वे बिल नहीं निकाला क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी ई-वे बिल निकालने की. लेकिन ट्रक वाले के पास तो 50,000 रुपए से ज्यादा का माल है, क्या ट्रक वाले को ई-वे बिल निकालना पड़ेगा? यस. ठीक है, तो अब ट्रक वाला जो ई-वे बिल निकालेगा उसे कहा जाएगा कंसोलिडेटेड ई-वे बिल. अच्छा, दूसरा केस कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बस इतना ही नहीं है. इस ट्रक वाले को ए ने ई-वे बिल दिया, क्यों? क्योंकि उसने ए ने 60,000 रुपए का माल दिया था, बी ने 70,000 रुपए का माल दिया था, सबने ई-वे बिल दिया. ठीक है, तो अलग अलग ई-वे बिल इसके पास है. ठीक है, ढेर सारी ई-वे बिल है. क्या जब भी इसका माल अगर रोका गया और चेक कराया गया तो क्या वो सारी ई-वे बिल चेक कराएगा? नहीं, एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाएगा और उसे चेक कराएगा. तो यानी अगर मेरा एक से अधिक लोगों का माल है मेरे ट्रक में, सभी ने ई-वे बिल दिया है, तो भी मुझे कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना है. और अगर लोगों ने ई-वे बिल नहीं दिया है क्योंकि उनका माल 50,000 से कम था, लेकिन टोटल माल 50,000 से ज्यादा का हो गया, टोटल माल 50,000 से ज्यादा का हो गया, तो ई-वे बिल निकालना है. अब ध्यान दीजिए, मेरी ट्रक में जिसने भी माल भरा है उसने ई-वे बिल दिया है, इसका मतलब है कि 50,000 से ज्यादा का माल था, तो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल तो बनाना ही बनाना है, कोई टेंशन ही नहीं यहां. लेकिन अगर मान लीजिए मुझे माल जिन्होंने भी दिया है उन्होंने ई-वे बिल नहीं दिया है क्योंकि 50,000 से कम का माल था और टोटल माल भी 50,000 से कम का ही है, तो ई-वे बिल नहीं बनाना. लेकिन अगर जिन्होंने मुझे माल दिया है उनका माल 50,000 से कम था, लेकिन मेरे ट्रक में 50,000 से ज्यादा का माल हो गया क्योंकि बहुतों ने दिया है 50,000 से कम का माल, तो कुल मिला के 50,000 से ज्यादा का आ गया, मुझे कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनानी होगी. कौन? मुझे, मतलब ट्रांसपोर्टर. Where the consignor consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB 01 and the aggregate of the consignment value of the goods carried in the conveyance is more than 50,000. कह रहा कंसाइनर कंसाइनी ने ई-वे बिल नहीं निकाला है, लेकिन ट्रक वाले के ट्रक में पूरा माल 50,000 से ज्यादा का है. The transporter, except in case of transportation of goods by railway, air, vessel, shall, in respect of interstate supply, generate e-way bill. रेलवे को और एयर और वेसल को नहीं निकालना है, लेकिन मतलब रोड वाले को, ट्रक वाले को, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में ई-वे बिल निकालना पड़ेगा. अगर एक ट्रक वाले का टोटल माल 50,000 से ज्यादा का है, ठीक है, और वो इंटर स्टेट सप्लाई करने जा रहा है, तो ई-वे बिल वो निकालेगा.
in the form GST EWB 01 on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan as the case may be। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने लोग थे ना, ये लोग ई वे बिल तो नहीं दिए थे, लेकिन क्या ये इनवॉइस दिए थे इसको? यस, इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा। अब यही इनवॉइस की इंफॉर्मेशन, सबकी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन भर के कंसोलिडेटेड ई वे बिल निकाल देगा। As the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in form GST EWB 02 on the common portal prior to the movement of goods। अब क्या बोल रहा है, देखिए, GST EWB 01 तो क्या है, ये ई-वे बिल है, और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जो है वो फॉर्म GST EWB 02 है। मतलब अगर ये लोग ने ई-वे बिल तो दिया नहीं था, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर पहले ई-वे बिल फॉर्म EWB 01 भी भरेगा। अब ये ट्रक वाला फॉर्म EWB 01 भी भरेगा, और फिर एक कंसोलिडेटेड बनाएगा फॉर्म EWB 02, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल माल 50,000 से ज्यादा हो गया। लेकिन हां, अगर ये ए और बी ने माल दिया है जो 50,000 से ज्यादा का, इन दोनों ने ई-वे बिल दिया है GST EWB 01, तो अब ये क्या बनाएगा, सिर्फ फॉर्म GST EWB 02 भरेगा। मतलब अगर मेरे ट्रक में माल देने वाले लोगों ने GST EWB 01 नहीं भरा, तो मुझे GST EWB 01 भी भरना पड़ेगा। और कब भरना पड़ेगा, जब टोटल माल मेरा 50,000 का हो गया। भाई जिन्होंने कंसाइन नहीं का, तो माल 50,000 से कम का था, तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब मुझे मेरा टोटल माल 50,000 से ज्यादा का हो गया, तो मैं भरूंगा GST EWB 01। और फिर एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना है, इसलिए फॉर्म GST EWB 02 भी भरूंगा। इस वाले केस में जब सामने वाला मुझे EWB 01 भर के दे रहा है, तो मैं सिर्फ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाऊंगा। On the common portal prior to movement of goods. However, where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, the information in part A of the form GST EWB 01 may be furnished by such e-commerce operator or the courier agency। ठीक है ये बात। Thus, a consolidated e-way bill is generated where when the transporter is carrying multiple consignment in a single vehicle. Consolidated e-way bill allows the transporter to carry a single document instead of a separate document for each consignment in a conveyance. Consolidated e-way bill is like a trip sheet, and it contains details of different e-way bills in respect of various consignment being transported in one vehicle, and these e-way bills will have different validity period। अब जब वो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाएगा तो सबके, अच्छा ई-वे बिल का क्या होता है, एक वैलिडिटी पीरियड भी होता है। ये नहीं कि एक बार ई-वे बिल आपने जनरेट कर लिया और उसके बाद जब चाहे जब आप मूव करा देंगे गुड्स, नहीं, उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है, इतने समय के अंदर अंदर माल मूव हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर से ई-वे बिल निकालना पड़ेगा। हाँ, ये भी चक्कर है, ठीक है। अब है क्या कि जितनी ई-वे बिल आपको अलग अलग आए हैं, उन सब की अपनी अपनी वैलिडिटी पीरियड होगी। वैलिडिटी पीरियड होती है डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, कितनी दूर माल ले जाना है, ठीक है। तो हो सकता है अलग अलग दूरी पे माल ले जाना है ट्रक वाले को, तो सबकी वैलिडिटी पीरियड अलग अलग होगी। तो ये जो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होता है उसमें कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होती। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होती, कि वो समरी शीट होती है सभी ई-वे बिल की, और वैलिडिटी पीरियड एज पर ई-वे बिल ही होगी। ई-वे बिल हम किसको कह रहे हैं, 01 को, और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल किसको कह रहे हैं, 02 को। Hence, consolidated e-way bill does not have any independent validity period। ठीक है। Further, individual consignment specified in the consolidated e-way bill should reach the destination as per validity period of the individual e-way bill। अच्छा, हर कंसाइनमेंट इंडिविजुअल ई-वे बिल पे जो वैलिडिटी पीरियड है उसके हिसाब से पहुंचना भी चाहिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ई-वे बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब देखिए, ई-वे बिल में तो आप जो भी माल मूव हो रहा है उसकी पूरी डिटेल आप दिए ही है, बेसिकली वो आपकी सेल की इंफॉर्मेशन है। तो क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूं फॉर माई रिटर्न ऑल्सो? हाँ, अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है तो आप उस इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं। वो आपकी जीएसटीआर 1 में जो सेल की रिटर्न होती है वो इंफॉर्मेशन वहां पे इंपोर्ट हो जाएगी और आप एज इट इज उसे यूज कर सकते हैं। The information furnished in Part A of the e-way bill shall be made available to the registered supplier on the common portal, who may utilize the same for furnishing detail in Form GSTR 1। ठीक है, तो ई-वे बिल से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन GSTR 1 में यानी कि सेल के रिटर्न में आ जाएगी। तो आपको फिर से सेल के रिटर्न में पूरी सेल की इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो माल 50,000 से कम का था, जहां पे आप ई-वे बिल नहीं बनाए थे, वो सेल और फीड कर लीजिए।
और जितनी 50,000 से ऊपर की सेल थी, आपने ईवे बिल बनाया ही था, तो वो फीडेड है ईवे बिल में, वहीं से सीधे इंपोर्ट हो जाएगा आपके जीएसटीआर 1 में। However, when the information has been furnished by an unregistered supplier, unregistered recipient, he shall be informed electronically if the mobile number or the email is available. ये बात मैंने बताई आपको कि जब भी ईवे बिल जनरेट होता है तो मोबाइल पे नंबर पे, ईमेल पे वो कंफर्मेशन आ जाती है। Cancellation of e-way bill, where an e-way bill has been generated but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill. The e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of the generation of the e-way bill. मैंने ई-वे बिल जनरेट कर लिया, उसके बाद माल को ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, तो ई-वे बिल कैंसिल कर लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर। However, an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provision of Rule 138B. अच्छा, रास्ते में अगर ई-वे बिल के साथ माल पाया गया था कहीं पे, ठीक है, तो अब वो ई-वे बिल कैंसिल नहीं होगा। मतलब ई-वे बिल से एक माल मूव होना शुरू हो गया तो फिर अब ई-वे बिल कैंसिल नहीं होगा। ई-वे बिल तभी कैंसिल होगा जब आपने माल को मूव कराया ही नहीं। Further, a unique number generated is valid for a period of 15 days for updation of Part B. अच्छा, जब आप पार्ट ए भर देते हो तो पार्ट बी भरने के लिए 15 दिन तक का समय होता है, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है इसका, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि वैलिडिटी पीरियड ई-वे बिल की 1 दिन है, अभी आप नीचे पढ़ाऊंगा कि 1 दिन की वैलिडिटी पीरियड बहुत सारे केसेस में है। अब मैंने पार्ट ए भर दिया, ठीक है, पार्ट बी भी भर दिया और 2 दिन तक ट्रांसपोर्टर माल ही नहीं उठाया ले जाने के लिए, ई-वे बिल एक्सपायर भी हो चुका है, अब वो ई-वे बिल काम नहीं आएगा, तो पार्ट बी भरा नहीं जाता है। पार्ट बी इमीडिएटली तभी भरना चाहिए जब माल निकलने वाला है, क्योंकि वैलिडिटी पीरियड ई-वे बिल की तब शुरू होती है जब आप कंप्लीट कर देते हैं ई-वे बिल के फॉर्म को। आपने कंप्लीट किया, सबमिट किया पार्ट बी भर के, तुरंत वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक माल निकलने वाला नहीं है तब तक पार्ट बी भर के नहीं रखा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए पार्ट बी भरने के लिए समय दिया गया, 15 दिन तक का समय है, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टर 15 दिन बाद भी माल ले जाएगा, तो तब जब 15 दिन बाद ले जाएगा तब भरे, इसलिए पार्ट बी भरने के लिए इतना समय दिया गया है। अच्छा, वैलिडिटी पीरियड क्या होती है? अगर 100 किलोमीटर तक हमको माल ले जाना है तो 1 दिन की वैलिडिटी पीरियड होती है। इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो उसे कहा जाता है जो बड़े साइज के कार्गोज होते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा कंटेनर जाना है, तो कह रहा है अदर देन ओवर साइज डायमेंशनल कार्गो मतलब छोटा कार्गो जाना है, ठीक है। अगर छोटे छोटे कार्गो है तो 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का समय है। फिर फॉर एवरी 100 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ वैलिडिटी पीरियड 1 एडिशनल डे हो जाएगी। अगेन ये केस है अदर देन ओवर डायमेंशनल। अदर देन ओवर डायमेंशनल का मतलब बड़े बड़े कंटेनर नहीं है, छोटे वाले कंटेनर है। तो ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए 120 किलोमीटर माल पहुंचाना है तो वैलिडिटी पीरियड होगी 2 दिन, 100 किलोमीटर का 1 दिन, और हर पार्ट ऑफ द 100 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन और। अच्छा, 240 किलोमीटर ले जाना है माल तो कितने दिन की वैलिडिटी पीरियड होगी? 3 दिन। अच्छा, 200 किलोमीटर एग्जैक्टली 2 दिन, 201 किलोमीटर 3 दिन, ठीक है। अच्छा, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बड़ा कार्गो है। ओवर डायमेंशनल कार्गो की केस में 20 किलोमीटर तक 1 दिन। क्यों ऐसी बात कर रहा है, आप समझ रहे हो? नो एंट्री वगैरह समझते हो कि नहीं? जो बड़ी बड़ी हैवी ट्रक्स होती हैं उनका समय निर्धारित होता है कि इतने समय से इतने समय ही बस चल सकती है, फिर नो एंट्री में बाहर खड़ा कर देते हैं, शहर के अंदर घुस नहीं सकती है गाड़ी, तो उन बेचारों को तो बहुत कम चलने को मिलता है ना। तो इसलिए 20 किलोमीटर के लिए 1-1 दिन दिया गया है, जबकि अगर छोटी गाड़ी है, छोटे कार्गोस है, तो 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन दे रहे हैं। ये बड़ी वाली गाड़ी चलेगी भी तो कम, उसको 24 घंटे चलने के लिए मिलते नहीं ना है, तो इसलिए 20 किलोमीटर का 1 दिन, और फिर हर 20 किलोमीटर के लिए या फिर पार्ट के लिए 1 दिन और। बताइए, बड़ा डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, ओवर डायमेंशनल कार्गो जा रहा है, 32 किलोमीटर जाएगा, कितने दिन मिलेंगे? 2 दिन, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल विल बी 2 डेज। अच्छा, फिर से बताइए, 45 डेज, 45 डेज 20, 40 और 5 किलोमीटर और हो गया, तो कितना हो जाएगा? 3 दिन।
20 किलोमीटर का एक दिन, फिर 20 किलोमीटर का एक दिन और 5 किलोमीटर का फिर एक दिन, तो 3 दिन हो जाएगा। ठीक है। रेलेवेंट डेट, अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन कैसे किया जाता है, ये जैसा समझिए कैसे काउंट होता है। Relevant date means the date on which e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of the e-way bill। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। समझ में आई ये बात? क्या कहना चाहता है? ये जो एक दिन पूरा होगा वो अगली रात 12 बजे कंप्लीट होगा। अगली रात, पहली रात नहीं। जैसे आज मान लीजिए रात को 10 बजे मैंने ई-वे बिल जनरेट किया, तो एक दिन मेरा कब पूरा होगा? आज की रात को 12 बजे नहीं, अभी तो 10 बजे ई-वे बिल जनरेट हुआ है। एक दिन पूरा होगा अगली रात को 12 बजे। फिर से सुनिएगा, आज दोपहर में 2 बजे मैंने ई-वे बिल जनरेट किया, तो रात को अभी 12 बजेगा। ऐसे सोचिए, 15 तारीख को, 15 फरवरी को मैंने 6 बजे शाम को ई-वे बिल जनरेट किया, मेरा एक दिन कब पूरा होगा? 1 डे कब पूरा माना जाएगा? 15 तारीख को रात को 12 बजे नहीं, 16 फरवरी को रात को 12 बजे। मतलब वो जो रात आएगी जिसमें 16 और 17 दोनों आ जाएगा। 16 रात को 12 बजे और तुरंत वहीं से 17 शुरू होगा। वो वाले रात के 12 बजे, 16 तारीख के रात के 12 बजे वाले में क्या होगा? एक दिन पूरा होगा। समझ में आया? तो एक दिन, और फिर उसके बाद अगला दिन कब पूरा होगा? 17 तारीख को रात को 12 बजे। तो 15 तारीख को अगर दिन में मान लीजिए ई-वे बिल बनती है, तो 15 तारीख को रात को 12 बजे एक दिन पूरा नहीं माना जाता है। पहला दिन माना जाएगा अगले दिन की रात के 12 बजे, मिडनाइट। ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या है? ओवर डायमेंशनल कार्गो उसे कहते हैं जो एक पर्टिकुलर डायमेंशनल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, बड़े कार्गोज उसको कहे जाते हैं। ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, क्या वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। देखिए, कमिश्नर may on the recommendation of the council by notification extend validity period of an e-way bill for certain categories of goods as may be specified there। कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए कमिश्नर क्या कर सकता है? एक्सटेंशन दे सकता है। Where under circumstances of an exceptional nature including transshipment, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period after updating the details in part B if required। एक्सेप्शनल नेचर के केस में, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई थी, बहुत मुश्किलें हो रही थी, बहुत फॉग था रास्ते में, ठीक है, जाड़े वगैरह में आ जाता है, तो ट्रांसशिपमेंट हुआ। ट्रांसशिपमेंट का मतलब एक ट्रक से माल उतार के दूसरे ट्रक में डालना पड़ा, ट्रक खराब हो गई थी। सब इन सब केसेस में अगर वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कराना पड़ता है, तो कह रहा है कि हो सकता है द गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल, ट्रांसपोर्टर मे एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल इन पार्ट बी। पार्ट बी में वो डिटेल को अपडेट कर देगा कि देखिए ट्रांसशिपमेंट किया गया, ट्रक खराब हो गई थी, दूसरे ट्रक में डाला गया, इसलिए समय ज्यादा लग गया, और ऐसा करके एक्सटेंशन दी जा सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में आपसे और भी कुछ चर्चाएं जो ई-वे बिल में बाकी रह गई है वो करेंगे। विल स्टॉप हियर।